अब हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने के पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड स्टेज पर अगर इंडिया को पहचान दिलाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो है फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी। लेकिन दोस्तों, अगर आप जयशंकर जी को कोई नेता समझ रहे हैं ना, तो जरा रुकिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके काबिलियत के दम पर सौंपी गई है। इसीलिए तो उन्हें आपने इससे पहले कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में काम करते हुए नहीं देखा होगा। और हाँ, क्या आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं? लेकिन ऐसा क्यों, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों, वैसे तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी की फैमिली तमिलनाडु से बिलोंग करती थी, लेकिन काम के सिलसिले में उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और वहीं दिल्ली में ही 9 जनवरी 1955 को उनका जन्म हुआ था। बड़े होकर जयशंकर जी ने JNU से इंटरनेशनल रिलेशंस और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में MA, MPhil और PhD किया और ये डिग्रीज उनके और भारत के लिए आगे चलकर बहुत काम आई। वैसे जयशंकर जी के शानदार स्किल्स उनके कॉलेज के टाइम से ही देखने को मिलने लगे थे, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वह बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। PhD करने के बाद से 1977 में जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS ज्वाइन करके ऑफिशियली अपना डिप्लोमेसी करियर स्टार्ट किया। अपने करियर के शुरुआती 20 सालों में उन्होंने इंडिया के अब्रॉड मिशंस के तहत काफी सारे देशों जैसे मॉस्को, श्रीलंका, बुडापेस्ट, हंगरी और जापान में अलग अलग पोजीशंस पर काम करते हुए अपने स्किल्स को निखारा। और अब टाइम आ चुका था कुछ बड़ा करने का। जयशंकर जी 2004 से 2007 तक वाशिंगटन DC में भारत के राजदूत के तौर पर काम करते हुए इंडिया और US के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो कि भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, इसके पीछे जयशंकर जी को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। एक्चुअली बात यह है कि उस टाइम पर US नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी यानी कि न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करने वाली पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। लेकिन इंडिया ने 1974 और 1998 में बिना NPT साइन किए ही इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, जो कि इनके नियमों का उल्लंघन था। एक्चुअली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी एक ऐसी इंटरनेशनल टेरिटरी है जिसका काम है न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड्स को रोककर दुनिया में शांति कायम करना। लेकिन इंडिया ने चूंकि उनके नियम को तोड़ा था, इसीलिए US इंडिया के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहता था। इसके अलावा काफी सारे लॉ मेकर्स और एडवोकेट भी इस डील के खिलाफ थे। हालांकि इतने सारे दिक्कतों के बाद भी डॉक्टर जयशंकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसी अनोखी स्ट्रैटेजी बनाई कि US को इस डील के लिए मानना ही पड़ा। असल में जयशंकर जी उस समय पर US में एक इंडियन एम्बेसडर के रोल में काम कर रहे थे और इसी रोल की वजह से ही उनको US के पॉलिसी मेकर से बात करके उनके डील रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिल गया। जयशंकर जी ने पॉलिसी मेकर्स को समझाते हुए कहा कि इस डील के बाद से US इंडिया रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे टेररिज्म को भी अच्छे से काउंटर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर वेपन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बस अपने तक ही रखेगा। और हाँ, जयशंकर जी ने तो यह भी दावा किया कि इंडिया की एनर्जी नीड्स दिन प्रतिदिन काफी तेजी से बढ़ रही है और इंडिया अब और फॉसिल फ्यूल यूज करके ग्लोबल एनवायरनमेंट की तबाही नहीं चाहता। इसीलिए अगर इस डील को साइन कर लिया गया तो फिर ग्लोबल वार्मिंग को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह के हजारों कोशिशों के बाद फाइनली US 2008 में न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए रेडी हो गया। इस डील के बाद से इंडिया अब इंटरनेशनल मार्केट से न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी खरीद सकता था, जिससे इंडिया का फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी हटके न्यूक्लियर फ्यूल पे आ गया था, जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी साइन थी। इस बड़ी जीत के बाद उनका पोस्टिंग सिंगापुर में हो गया, जहां जयशंकर जी ने अगले 2 सालों तक एज अ हाई कमिश्नर काम किया। इसके बाद 2009 से 2013 तक जयशंकर जी चाइना में भारतीय एम्बेसडर के तौर पर काम करने लगे और अपने इन 4 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, चाइना में काम करने के दौरान ही 2012 में गुजरात के CM नरेंद्र मोदी के साथ S जयशंकर का मिलना हुआ। एक्चुअली जब मोदी जी अपने चाइना विजिट के लिए गए थे, तब चाइना में कई सारे महत्वपूर्ण लोगों के साथ मीटिंग शेड्यूल करने में भी जयशंकर जी ने पूरा साथ दिया था। वैसे आपको याद दिलाते चलें कि इस टाइम पर मोदी जी कोई बहुत बड़े ग्लोबल लीडर नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ सालों पहले ही यानी 2005 में उन्हें US ने वीजा देने से ही इनकार कर दिया था।
एस जयशंकर के साथ समय बिताने के बाद मोदी जी उनके काम से इतने इन्फ्लुएंस हुए थे कि आगे चलकर जयशंकर जी को गवर्नमेंट की एक बड़ी मिनिस्ट्री सौंप दी गई, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। खैर, अपने इन 4 सालों में जयशंकर जी ने चाइना के सीक्रेट मैटर्स को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया था कि बाद में हुए मेजर इंडो चाइना डिस्प्यूट्स को भी उन्होंने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल के लिए 2017 में हुए डोकलाम बॉर्डर इशू को ले लेते हैं। एक्चुअली 2017 में चाइना डोकलाम रीजन में रोड बनाना चाहता था, लेकिन इंडियन आर्मी ने इस कंस्ट्रक्शन को होने से रोक दिया था, और वो इसलिए क्योंकि डोकलाम एरिया एक ट्राई जंक्शन एरिया है, यानी कि यहाँ इंडिया, भूटान और चाइना के बॉर्डर हैं। और एक बार उस पर चाइना ने अगर रोड बना लिया तो इसमें भूटान का कुछ टेरिटरी चाइना के कब्जे में तो हो ही जाता, साथ ही साथ इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको इंडिया का चिकन स्नेक भी कहते हैं, उस पर हमेशा खतरा मंडराते रहता। और दोस्तों, चाइना के साथ वॉर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर लूज करने का मतलब है पूरी नॉर्थ ईस्ट से हाथ धोना, और इंडिया अपने जमीन का एक भी टुकड़ा किसी को क्यों ही देना चाहेगा। इस सीरियस बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए एस जयशंकर ने सबसे पहले ट्राइलेटरल डिप्लोमेसी कंडक्ट किया, जिसमें जयशंकर ने भूटान और चाइना ऑफिशियल्स के साथ में बातचीत करनी शुरू की। इसी बातचीत के दौरान ही एस जयशंकर ने भूटान की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का वादा भी किया था। जयशंकर की बातों से चाइनीज ऑफिशियल्स बहुत इन्फ्लुएंस हुए, और एक सीनियर ऑफिसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जयशंकर एक डिप्लोमेट की तरह नहीं बल्कि सोल्जर की तरह बात करते हैं। और दोस्तों, जयशंकर के इन्हीं एफर्ट्स से ही चाइना ने अपनी आर्मी को पीछे खींचने के साथ साथ डोकलाम रीजन में रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम रोक दिया। यहाँ जयशंकर जी की ग्रेट नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ खुद दुश्मन देश की आर्मी करती हुई दिखाई दी, और ये जयशंकर जी की ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया की जीत थी। खैर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि कुत्ते की पूंछ 1000 सालों तक एक सीधी पाइप में रखने के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, वैसे ही कुत्ते की पूंछ की तरह ही चाइना भी अपने हरकतों से बाज नहीं आता। चाइना ने फिर से 2020 में एक वायलेंट बॉर्डर इशू कर दिया, जिसको हम लद्दाख बॉर्डर टेंशन के नाम से जानते हैं। असल में जून 2020 में चाइनीज आर्मी लद्दाख के गलवान वैली में घुसकर इंडियन आर्मी पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में वायलेंट बैटल हुआ, जिसमें दोनों साइड्स के काफी सारे सोल्जर्स की मौत हुई। इस बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए फिर से जयशंकर आगे आते हैं, और इस बार जयशंकर जी ने बॉर्डर टेंशंस को कम करने के लिए डायरेक्टली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से बात की, और साथ ही चाइना से 5 पॉइंट एग्रीमेंट भी साइन करवाया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि चाइना अभी तक हुए सभी इंडो चाइना एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स को मानेगा, और फिर कभी भी अगर बॉर्डर टेंशन हुई तो उसे बातचीत से सॉल्व करेगा, ना कि अटैक से। जयशंकर जी यही नहीं रुके, उन्होंने इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम्स में भी उठाया, और इंटरनेशनल सपोर्ट से इस टेंशन को कम करने में हेल्प मिला। और दोस्तों, जयशंकर जी के इन्हीं प्रयासों की वजह से ही 2021 में चाइना ने LAC के पास से अपनी आर्मी को पीछे खींच लिया था। अब दोस्तों, अगर थोड़ा पीछे आए तो 2014 में इंडिया के जनरल इलेक्शन में बीजेपी मेजोरिटी से जीत जाती है, और नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर जयशंकर मोदी जी की नजरों में चढ़ गए थे, इसीलिए अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी ने जयशंकर को US से इंडिया बुला लिया। भारत बुलाकर जयशंकर को अगले 2 सालों के लिए फॉरेन सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया, और फिर उनके अच्छे काम को देखते हुए उनका यह टेन्योर 1 साल और बढ़ा दिया गया। यानी कि एस जयशंकर 2015 से 2018 तक एज अ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया काम किए, और इन 3 साल के टाइम फ्रेम में उन्होंने US, रशिया और जापान जैसे पावरफुल कंट्रीज के साथ संबंध मजबूत किए, और इसके साथ ही इंडिया के हित में कई सारी बेहतरीन पॉलिसीज बनाई। हालांकि उन बेहतरीन पॉलिसीज को बनाने का श्रेय उन्हें नहीं बल्कि उस टाइम की फॉरेन मिनिस्टर को मिला, क्योंकि वो सामने आकर इसकी मार्केटिंग जो किया करती थी। अपने 3 साल का फॉरेन सेक्रेटरी रोल खत्म होने के बाद जयशंकर को टाटा ग्रुप की तरफ से ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट का रोल ऑफर किया गया, और यहाँ भी उन्होंने कंपनी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। अब दोस्तों, साल 2019 आ गया, जिसमें जनरल इलेक्शन होने थे, और इस बार भी बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत गई, और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। इलेक्शन जीतते ही मोदी जी ने डॉक्टर जयशंकर को गुजरात से टिकट दिलाया, और उनको इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, सिर्फ और सिर्फ उनके मेरिट्स के दम पर। अपने 5 साल के फॉरेन मिनिस्टर के टेन्योर में जयशंकर ने काफी सारे इन्फ्लुएंशियल पॉलिसीज बनाए, जिसने इंडिया का इमेज वर्ल्ड स्टेज पर बदल कर रख दिया। 2019 से 2024 के बीच ही जयशंकर जी का असली पोटेंशियल बाहर निकल कर आया, और यही टाइम था जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर PM ने भी जयशंकर जी के तारीफों के पुल बांधे।
अब कब और क्यों तारीफ की यह जानने से पहले 70 सालों से कॉन्फ्लिक्ट में रही कश्मीर को कैसे जयशंकर जी ने अपनी स्ट्रैटेजी से आजाद कराने में इंडियन गवर्नमेंट की पूरी मदद की, चलिए वो जान लेते हैं। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था। इसीलिए जयशंकर जी ने दुनिया के सुपर पावर देशों में जाकर अपना पॉइंट स्ट्रांगली रखा कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है और वो इसमें इंटरफेयर न करें। दुनिया के सुपर पावर देशों को कन्विंस करने के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया और उसके बाद से कश्मीर में ना तो कोई दंगा हुआ और ना ही कोई इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। चलिए अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कि क्यों और कब पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने डॉक्टर जयशंकर की तारीफ की थी। एक्चुअली बात थी 24 फरवरी 2022 की, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था और ये अटैक कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया कहती है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूरोप पर होने वाला पहला बड़ा अटैक था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। रशिया के इस बिहेवियर को देखते हुए यूएस ने रशिया पर कई सारे सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा दिया। आसान शब्दों में कहा जाए तो रशिया के साथ कोई भी देश बिजनेस नहीं कर सकता था और जो देश करेगा उससे भी यूएस के संबंध खराब हो जाते। यूएस के इस डिसीजन से दुनिया में ऑयल का प्राइस आसमान छूने लगा, क्योंकि रशिया दुनिया में ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑयल पर ही डिपेंडेंट होती हैं, इसीलिए ऑयल का प्राइस बढ़ने के साथ ही दुनिया में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी बढ़ने लगी। और भारत में इसी बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए इंडिया ने स्मार्ट कदम उठाया, जिसमें डॉक्टर जयशंकर का बड़ा हाथ था। जैसे कि इंडिया ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में किसी का भी साइड न लेने का चूज किया, जिसकी वजह से इंडिया रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड से अपनी अच्छी रिलेशन को मेंटेन कर पाया। इतना ही नहीं, जब यूएस रशिया के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास कर रहा था तब भी इंडिया ने वोट नहीं डाला, जो कि बाद में जाकर इंडिया का समझदारी वाला डिप्लोमेसी अप्रोच साबित हुआ। इसके साथ ही जयशंकर के द्वारा बनाई गई ऑपरेशन गंगा के तहत इंडिया ने सक्सेसफुली 22,500 से भी ज्यादा इंडियन सिटीजन्स को यूक्रेन से निकाला और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी रेस्क्यू किया। इसके अलावा इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लेने के बावजूद भी यूक्रेन में मेडिकल सप्लाईज और एसेंशियल गुड्स भी सप्लाई किया, और ये दिखाता है कि इंडिया में मानवता अभी भी जिंदा है। खैर, यूएस के रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद भी इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, और फिर जब वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया से इस पर सफाई मांगी तो फिर आगे से डॉक्टर जयशंकर ने उनको समझाते हुए कहा कि इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन को सस्ते ऑयल की जरूरत है, जिसकी वजह से और भी कई सारी चीजें सस्ती होंगी और इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। और दोस्तों, इस इवेंट के कुछ समय के बाद जयशंकर ने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान एक ऐसा आइकॉनिक बयान दिया जिससे पूरे यूरोपीय देशों को सांप सूंघ गया। आप खुद ही देखो और सुन लीजिए। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. इस वीडियो के कुछ ही महीनों बाद इमरान खान ने भी जयशंकर के इस बयान की तारीफ की। सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही एस जयशंकर ने अपने 5 सालों के विदेश मंत्री के रोल में बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाकर भारत को वर्ल्ड स्टेज पर एक नई पहचान दिलाई, और इसी वजह से आज वो भारत के सबसे महान फॉरेन मिनिस्टर बन पाए हैं। इसीलिए मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भी उन्हें सेम पोस्ट दिया गया है। अब देखना ही होगा कि आगे एस जयशंकर जी क्या क्या कमाल दिखाते हैं। वैसे चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब भी कोई राजा वॉर जीते तो पूरा श्रेय राजा को जाता है, लेकिन जीत के पीछे असल हाथ राजा के मंत्रियों का होता है। इसीलिए राजा के साथ इनको भी बराबर का श्रेय और सम्मान मिलना चाहिए। और दोस्तों, इन्हीं लाइंस ने ही मुझे एस जयशंकर के लाइफ को आप लोगों के सामने लाने के लिए मोटिवेट किया।